नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद दिलचस्प टॉपिक है। अल्लरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम, ये दो शख्सियत हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। आप इनसे बखूबी परिचित भी होंगे, आपने ये फिल्म देखी ही होगी, RRR। राजा मौली साहब की यह फिल्म है। इस फिल्म को जो है फिलहाल ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है। 2023 का जो है, इसमें एक सॉन्ग है नाटो नाटो करके। आपने इस सॉन्ग पे हो सकता है कि थोड़ा सा आपने स्टेप मिलाया भी हो, काफ़ी कठिन हालांकि ये स्टेप है, लेकिन इस सॉन्ग को जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। तो आजकल जो है पूरी दुनिया जो है नाटो नाटो पर नाच रही है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर हम जरा बात करेंगे और देखेंगे कि यह जो कैरेक्टर इस फिल्म में है, ध्यान रखना है कि यह जो RR मूवी है, इसमें जो यह कैरेक्टर है, यह कैरेक्टर प्रभावित है इससे। ठीक है, हमारे दो क्रांतिकारी हैं जिस पर हम अभी बात करेंगे, यानी कि अल्लरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम। तो यह प्रभावित है। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि RRR मूवी जो है पूरी तरह से इनके जीवन पर प्रभावित नहीं है। यानी कि राजा मौली साहब जो हैं यहाँ पर इन क्रांतिकारी के जीवन का कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं और उस पर फिर एक काल्पनिक तरीके से एक फिल्म तैयार करके हम सबके सामने रखते हैं। तो यह एक मुद्दा है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इस दोनों स्वतंत्रता सेनानी जो है, क्रांतिकारी हैं, इनकी जीवनी को समझेंगे। सबसे अहम बात कि आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि यूपीएससी कहां से इसमें प्रश्न निकाल सकती है। देखिए, यूपीएससी एक बहुत ही प्यारी संस्था है। यूपीएससी उतना ही जटिल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। यूपीएससी आपसे यह नहीं पूछने वाली है कि 2023 में जो है RR या ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था। यूपीएससी इस तरह की क्वेश्चन जनरली आप देखते होंगे नहीं करती है। यूपीएससी का नेचर दरअसल ना आप लोग के जैसा ही है। मान लेते हैं कि जैसे कि आपकी कोई प्रेमिका हो, कोई आपकी गर्लफ्रेंड हो और वह मुखर्जी नगर के किसी गर्ल्स पीजी में रह रही हो, हॉस्टल में रह रही हो। अब आपको वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन आप वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस हॉस्टल के ना इर्द गिर्द आप उस एरिया के चक्कर लगाते रहते हैं कई बार। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जाते हैं ताकि आपका काम बन जाए, जिनसे बातें करनी हो, जिन्हें देखना हो, वहाँ आपका मतलब मामला ठीक हो जाए। यूपीएससी दरअसल यह टॉपिक के साथ करती है। अगर मान लीजिए ये RR को ऑस्कर मिला है तो यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं लाने वाली है कि ऑस्कर किसे मिला है और ये सब चीज़ें तो स्टेटमेंट में ही डाल देगी। फिर यूपीएससी क्या करेगी, आपके तरह ही यूपीएससी इस टॉपिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी और इस टॉपिक के इर्द गिर्द जब यूपीएससी चक्कर लगाएगी तो यूपीएससी यहाँ पर पहुँचेगी। अल्लरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम, यहाँ पर यूपीएससी आएगी, क्योंकि ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी जो हैं 20वीं शताब्दी के क्रांतिकारी रहे हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो आज का हिस्सा है और उस समय का मद्रास प्रेसिडेंसी में ये हिस्सा आता था। तो यहाँ पर जो है यूपीएससी की नज़र पड़ेगी और यहाँ से संभव है कि यूपीएससी प्रश्न बना सके। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और इसी पर हम डिटेल से अब बात करेंगे और देखेंगे कि यह हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिए, जो इस बार का प्रीलिम्स होने वाला है इसमें बहुत अधिक संभावना है यहाँ से एक प्रश्न आपको आए। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों अल्लरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित एक तेलुगु फिल्म की कहानी और पात्रों की वैश्विक मंचों पर विशेष तौर पर चर्चा हो रही है। चर्चा क्या, ऑस्कर को लेकर के हो रही है। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये तेलुगु फिल्म है और जो ये फिल्म है काल्पनिक है, इनके जो कैरेक्टर हैं प्रभावित हैं। अब समझिए, अल्लरू सीताराम राजू का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, यह जो आप रामचरण को जानते हैं, तो यह इनका कैरेक्टर कर रहे हैं इस मूवी में, और कोमाराम भीम का जो जूनियर NTR को आप जानते हैं, वह इनका रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई फिल्म की बातें। अब हम असली मुद्दे पे आ जाते हैं। यहाँ से आपको बहुत सीरियस इस चीज़ को देखना है। आप चाहें तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं या फिर आप नोट करते चलें, चूँकि आपके लिए बहुत ज़रूरी मुद्दा होने वाला है। अब अल्लरू सीताराम राजू कौन थे, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इनका जन्म जो था 1898 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ एक बात समझने की है, 1898 और मैं कह दूं कि नहीं, इनका जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ था। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि कहीं कहीं 1897 का चर्चा है, कहीं कहीं 98 का है। यानी कि इतिहासकार इस बात को लेकर के बहुत अधिक श्योर नहीं है, फैक्ट पूरी तरह से पुख्ता नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें आप चर्चा में रख के चलिएगा। हाँ, ध्यान ये रखना है कि यह 20वीं शताब्दी का ही वक्त था और यही दशक था, बस 1 साल का आगे पीछे है। तो आंध्र प्रदेश में इनका ये जन्म हुआ था।
18 साल की उम्र में ये सन्यासी बन गए थे। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए कि इन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जो है गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया था। 18 साल की उम्र यानी कि बालिग बनते ही इन्होंने घर का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ चीज़ों में ना बहुत निपुण थे। जब ये घर से निकले, सन्यासी बन गए, तो ये आदिवासी क्षेत्रों में चले गए, जंगलों में चले गए। वहाँ का जो गोदावरी वाला हिस्सा है उस जगह पे ये गए और वहाँ पे तपस्या करने लगे। इनको ज्योतिष विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था। कहते हैं कि ज्योतिष विद्या का इतना अच्छा ज्ञान इन्हें हुआ करता था कि जैसे आप देखते होंगे कि ज्योतिषी अगर आपके विषय में कुछ बताते हैं तो वे आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं। इनके बारे में कहा जाता है, सीताराम राजू के बारे में, कि इन्हें हाथ की रेखा भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप सामने बैठेंगे और आपके मस्तिष्क की जो लकीरें हैं उसे पढ़ के आपके विषय में ये बता दिया करते थे। काफ़ी प्रभावशाली शख्सियत हुआ करते थे ये। उसके अलावा इन्हें चिकित्सा का बहुत अच्छा ज्ञान था। अच्छा, इस चिकित्सा के ज्ञान होने की वजह से इन्हें काफ़ी फायदा भी हुआ। कैसे? देखिए, जब यहाँ पर ये संन्यास ग्रहण करते हैं तब ये जंगलों में चले जाते हैं। जंगलों में जब जाते हैं, उस एरिया में जहाँ आदिवासी रहते हैं, पहाड़ी हिस्से में जाते हैं, वहाँ पर आदिवासी हिस्से में अभी भी आप देखेंगे तो चिकित्सा की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है हमारे देश में। लेकिन यह बात 20वीं शताब्दी की जा रही है, ब्रिटिश कालीन भारत की बात की जा रही है। उस वक्त तो और भी चिकित्सा का कोई नामो निशान नहीं था, इन्हें चिकित्सा का ज्ञान था। तो जब ये आदिवासी एरिया में रहने पहुंच जाते हैं तो जड़ी बूटी का इन्हें ज्ञान हुआ करता था। आदिवासी समुदाय को कोई रोग हुआ करता था तो ये उसका उपचार भी कर दिया करते थे। यानी कि ये वैद्य भी थे, उनके ज्योतिषी भी थे और तपस्वी सन्यासी तो थे ही। तो आप सोचिए, इनका प्रभाव काफी उस क्षेत्र पे पड़ता था। इसके अलावा इनमें एक और बेहद खास क्वालिटी थी। वह क्या था कि ये जंगली जानवरों को वश में कर लेते थे। अब जब जंगली इलाका में ये गए रहने के लिए, वहाँ शेर होगा, भालू होगा और भी हिंसक जीव जंतु होंगे, तो आदिवासी समुदाय को इससे बच के रहना पड़ता होगा। इनको वश में करने आता था उन जानवरों को। एक बहुत दिलचस्प बात कही जाती है इनके बारे में कि यह जंगली जानवरों से, पशु पक्षियों से बातचीत भी कर लेते थे। यानी कि पशुओं की भाषा समझते थे, पक्षियों की भाषा समझते थे। अब जरा एक चीज़ सोच के देखिए आप, मैं इन चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ इसीलिए कि हम आएंगे कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो संन्यास ग्रहण करके 18 वर्ष की केवल उम्र है उसकी, ध्यान रखना है, वह 18 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण करता है, तपस्वी बन जाता है, भगवा वस्त्र पहन लेता है। देखिए, इनका जो रहन सहन लगभग था वो इसी तरह का था। और ये ज्योतिषी भी है, चिकित्सा का ज्ञान भी है, जानवरों से बातचीत भी कर लेता है। तो जरा सोचिए, उस आसपास के जो लोग होंगे जहाँ ये रहते होंगे, वे सभी लोग, और वो आदिवासी समुदाय के लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, पहाड़ी लोग, आदिवासी लोग, वो इनसे किस कदर प्रभावित हुआ करते होंगे। उनके इस तरह से प्रभावित होने का इनको आगे चल के फायदा भी मिलता है विद्रोह में, वहां पर आएंगे, इसलिए मैं इन चीजों पर आपको जोर दे रहा था। तो इनको इन सब चीजों का फायदा भी मिला, काफी प्रभावी शख्सियत हुए। और इसके सहारे इन्होंने क्या किया कि बहुत कम उम्र में गंजाम, विशाखापट्टनम और गोदावरी का जो हिस्सा है, यहाँ जो रहने वाले आदिवासी समुदाय थे, पहाड़ी लोग थे, इनके असंतोष को इन्होंने समझा। असंतोष किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। एक नियम लाई थी, उस पर हम आएंगे अभी। उस नियम के खिलाफ लोगों में असंतोष था, इन्होंने उसका नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रभावशाली आंदोलन ये चलाए। ठीक है, और वह आंदोलन किस तरह से इन्होंने चलाया? गुरिल्ला प्रतिरोध के रूप में। अब गुरिल्ला प्रतिरोध क्या होता है इसे समझ लीजिए। लगभग गुरिल्ला के बारे में ना हम सब जानते हैं, और आप लोग तो मैं कहूँ तो इसका मतलब प्रैक्टिकल यूज भी करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मान लीजिए आपकी कोई क्रश हो, तो आप उसे क्या करते हैं? छुप छुप करके देखना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि आप उन्हें देख लें और वो आपको ना देखें। ठीक है, मिलने के 100 तरीके करते हैं, आप योजनाएं बनाते हैं कि आज कैसे मुलाकात की जाएगी। मुखर्जी नगर के तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो तो यहाँ तक प्लानिंग करते हैं कि किस लाइब्रेरी में वो हैं, उनके बगल वाली सीट को रिजर्व कराया जाए। ठीक है, नोट शेयर करने का एक अच्छा बहाना होता है, चाय पे चर्चा तो चलती ही रहती है और ग्रुप डिस्कशन तो अंतिम हथियार होता है। तो इतनी सारी बातें जो मैंने कही ना, तो इसका मतलब है कि आप यदि ये सब मतलब खूबी आप में है तो आप गुरिल्ला प्रेमी हैं। ऐसे ही ये गुरिल्ला योद्धा हुआ करते थे। अब गुरिल्ला योद्धा का कहने का क्या मतलब है? जिस तरह से आप छुप छुप के देखते हैं अपने क्रश को, ये छुप छुप के देखते थे अपने दुश्मन को। ध्यान देना है, आपके लिए प्रेम की बात है और इनके लिए यह जो है दुश्मनी की बात है, नफरत की बात है। अंग्रेजों के खिलाफ ये सीधे जाकर के नहीं लड़ सकते थे,
कारण क्या था? अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार हुआ करते थे, गोली होता था, तोप बारूद सब कुछ था। लेकिन ये तो आदिवासी समुदाय के लोग हैं। आदिवासी समुदाय देखिए, तीर है इनके पास, धनुष है, भाला होता था इनके पास, चाकू होता था, पत्थरों से बना हुआ हथियार होता था। तो बेचारे इनका काम तो इससे चलता था। फिर ये कैसे गोली बंदूक का सामना कर पाते? इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्या है? गुरिल्ला युद्ध करें आप, यानी कि जंगलों में छुप जाया करें। पहाड़ी हो और पहाड़ी के पीछे जो है आप छुप के ऐसे बैठे यहाँ घाटी में, और इधर से मान लीजिए सैनिक आ रहे हैं, उस पर वो घेर के अचानक से हमला कर दे। नक्सली मोमेंट के बारे में आपने सुना होगा। नक्सली लोग भी इस तरह का काम करते हैं, जो सुरक्षा बल होते हैं। तो चूंकि नक्सली जिस एरिया में रहते हैं वह उस एरिया को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जंगली एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, नदी झरने होते हैं। तो जब सुरक्षा बल के लोग जाते हैं तो उनको वो घेर के उसके साथ मतलब आसानी से वो डील कर पाते हैं। ठीक गुरिल्ला युद्ध में ऐसा किया जाता था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये लोग किया करते थे। देखिए, इनके सम्मान में कुछ काम किया गया भारत सरकार के द्वारा। इनके सम्मान में अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में क्या क्या किया गया समझिए। 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी इनके 122वें बर्थ एनिवर्सरी पर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम इनके नाम पे रखा था। किनके नाम पे? अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पे रखा था। और 2022 में यानी कि पिछले साल में इनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी था। ठीक है, तो इनके 125वें बर्थ एनिवर्सरी पर आंध्र प्रदेश में, मई 2022 की बात है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनका कांस्य का एक 30 फीट का मूर्ति का अनावरण किया था। और इन पर देखिए ये मूर्ति है ना, ये इसी मूर्ति का अनावरण किया गया था। ये कांस्य का बना हुआ और 30 फीट की है। और इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपको जरा समझ लीजिए कि इनको महत्व देने की बात की जा रही है। दक्षिण भारत के बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनके बारे में उत्तर भारत के रहने वाले लोग नहीं जानते हैं, और यूपीएससी के लिए ये सब फेवरेट टॉपिक इसलिए बन जाता है। यह घटना तब हो रही है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस दौरान ये सब चल रहा है, इसलिए यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। संभव है कि यूपीएससी यहाँ उसकी नज़र पड़े, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सभी घटना का, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो इनका प्रभाव था, अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष हो रहा था उसका इन्होंने उपयोग किया और गुरिल्ला प्रतिरोध के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया। तो अल्लूरी सीताराम राजू का क्रांतिकारी गतिविधि में आगमन कैसे हुआ, क्या क्या इनका योगदान था, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासियों की पारंपरिक पोंडू खेती को खतरे में डाल दिया गया। पोंडू खेती का मतलब होता है जूम खेती। आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो जूम खेती का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले आप उसे समझ लीजिए। देखिए, आदिवासी समुदाय क्या होता है कि जंगलों में, वो जंगल में रहते हैं, तो जंगलों में क्या करते हैं, एक एरिया के, देखिए ये एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे पेड़ की कटाई कर देते हैं, पूरा साफ कर दिया, एक एरिया को सभी मिल करके साफ कर देते हैं, वहाँ से पेड़ काट देते हैं, घास काट देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इस एरिया को वो जला भी देते हैं। देखिए इस तरह का एक एरिया को इन्होंने जला दिया और यहाँ से सफाई कर दी, एक खेत के रूप में तैयार कर लिया इस जगह को। फिर यहाँ पे खाद बीज डालते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं। 3-4 साल खेती चलती है, यानी कि जब तक इस भूमि की उर्वरा शक्ति है, यहाँ खेती की जा सकती है, इस जगह पर ये खेती करते हैं। और जब इस जगह की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, आप कह सकते हैं आम भाषा में कि बंजर भूमि हो जाती है, तब इस जगह को ये यूज में, खेती के लिए उपयोग में नहीं लाते। फिर ये किसी दूसरे जगह को इसी तरह से साफ करते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं, ठीक है। तब तक क्या होता है, ये परता भूमि हो गया, यहाँ पर फिर से वहाँ पर बारिश हुई, पानी हुई, जंगल फिर से निकलने लग जाते हैं। तो आदिवासी समुदाय ऐसे घूम घूम करके अलग अलग जगहों पर पूरे सामुदायिक तौर पर खेती किया करते हैं। इसे झूम खेती भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, और वहाँ की स्थानीय भाषा में पोंडू खेती कहते हैं। तो इसको लेकर के ब्रिटिश शासन जो थी, इसको चाह रही थी कि इस तरह के खेती को बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? जैसा मैंने कहा कि पेड़ की कटाई होती थी, तो ब्रिटिश शासक जो थे वहाँ, उस वक्त की सरकार, वह चाह रही थी कि यह वनों को संरक्षित किया जाए। इसके लिए कानून भी लाया गया। तो वन भूमि को सुरक्षित करने की मांग चल रही थी सरकार के द्वारा, और सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए 1882 के वन अधिनियम को लाया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। 1882 के वन अधिनियम को आदिवासी समुदाय एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और सीताराम राजू जो थे, अल्लूरी सीताराम राजू, यहाँ से लोगों के असंतोष को उन्होंने समझा और इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व भी किया।
और यहाँ पर देखिए जड़ों और पत्तियों जैसे घरेलू वन उत्पादों के संग्रह पर प्रतिबंध भी लगा गया इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत। देखिए आदिवासी समुदाय क्या करते हैं, जड़ी बूटी को इकट्ठा करते हैं, पत्तियों को इकट्ठा करते हैं, आसपास के बाजार में बेचते हैं, कलर वगैरह भी पत्तियों से तैयार होता है। तो इनके लिए वह क्या होता है, एक आजकल जैसा सुनते हैं ना MSME, सूक्ष्म और लघु उद्यम की तरह इनके लिए यह चीज होता है। लेकिन इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इनका जो आजीविका थी वह छिन गया। यह किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि खेती पर रोक लग गया, या जो थोड़ा बहुत व्यापार किया करते थे घरेलू स्तर पे उस पर रोक लग गया। तो इनके जो है भोजन पे, जीवन यापन पे ही प्रश्न खड़ा हो गया कि इनका जीवन यापन आगे कैसे चलेगा। आदिवासी लोगों को औपनिवेशिक सरकार द्वारा श्रम करने के लिए मजबूर किया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप ये काम मत करो, आप हमारे यहाँ के मजदूरी करो। तरह तरह के काम दिए गए। उस समय ब्रिटिश सरकार के अंदर जमींदार हुआ करते थे, तो जमींदार चाहते थे कि जो लोग हैं उनके खेतों में आके काम करें। वो काफ़ी शोषण भी किया करते थे। तो यह एक तरह की समस्या बनी हुई थी। नए कानूनों ने आदिवासियों के जीवन को और कष्ट में डाल दिया। और कष्ट में डाल दिया मतलब आदिवासी समुदाय वैसे भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं, वंचित समुदाय हैं, शोषित समुदाय हैं, तो वैसे भी उनके पास बहुत अधिक सुविधा नहीं है। लेकिन जब यह 1882 का वन अधिनियम आता है, उसके बाद इनकी परेशानी और बढ़नी शुरू हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान कैसे हुआ, इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। रंपा विद्रोह जो होता है वह 1922 ईस्वी में हुआ है और मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई है। ठीक है, रंपा विद्रोह का नाम कैसे पड़ा? देखिए रंपा जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसको समझ लीजिए। इसका नाम ही है रंपा पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इसी क्षेत्र में यह आंदोलन होता है, इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया रंपा विद्रोह। ध्यान देना है, इसी आंदोलन से जो है इनका संबंध अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध है। यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं उस पर आप थोड़ा सा जोर दे करके पढ़िए। तो रंपा विद्रोह या इसको मान्यम विद्रोह भी कहते हैं। मान लीजिए यूपीएससी ऐसा कर सकती है सिर दर्द कराने के लिए आपका, वो रंपा विद्रोह पूछे ही नहीं, यहाँ मान्यम विद्रोह ही पूछ ले। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, मान्यम विद्रोह का मतलब रंपा विद्रोह ही है। ठीक है, तो यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह एक गुरिल्ला युद्ध के रूप में मई 1924 तक जारी रहता है। ध्यान देना है, गुरिल्ला युद्ध मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। देखिए एक फोटोग्राफ से समझा भी देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये आदिवासी समुदाय जो है जंगल में रहते हैं छुप छुप करके। यहाँ देखिए ये तीर धनुष लेकर के छुपे रहते हैं, झाड़ी के पीछे छुपे रहते हैं। जैसे उधर से सेना आता है सब मिलकर उसको घेर के मार देते हैं। ठीक है, देखिए जंगलों में इस तरह से ये होता है। तो गुरिल्ला युद्ध पहले भी आपको समझाया था। यह जो है रंपा विद्रोह मई 1924 तक जारी रहता है। अल्लूरी सीताराम राजू को मन्यम विरुड्डू के नाम से भी जाना जाता है। मन्यम विरुड्डू का मतलब क्या होता है? मन्यम विरुड्डू का मतलब हुआ कि जंगल का महानायक, जंगल का नेता, जंगल का नायक, इस तरह से। तो मैंने पहले ही कहा कि इनका प्रभाव बहुत था। सन्यासी भी थे, चिकित्सक भी थे, ज्योतिषी भी थे, पशु पक्षियों से बातचीत भी कर लेते थे। ऐसा शख्सियत को तो सभी सम्मान करेंगे और आदिवासी समुदाय के बीच रहते थे, तो इनको मन्यम विरुड्डू कहा जाने लगा। वहाँ के आदिवासी समुदाय कहने लगे कि आप मेरे जो हैं महानायक हैं, आप मेरे नेता हैं। आदिवासी समुदाय द्वारा जो इन्हें यह मन्यम विरुड्डू कहा गया, यानी कि यह सम्मान जो दिया गया, इन्होंने उसका रिटर्न भी दिया। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया और फिर इन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई मई 1924 को। ये आपको ध्यान रखना है कि मई 1924 को इनकी जो है इन्हें वीर गति की प्राप्ति होती है। रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, ध्यान रखना है। तो एक तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा है, उसी दौरान रंपा विद्रोह भी चल रहा था। ये जो थे अल्लूरी सीताराम राजू, ये गांधी जी से काफ़ी प्रभावित भी थे। इन्हें कहा जाता था कि गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। हालांकि कुछ बातों में गांधी जी से अलग विचार भी रखते थे, उस पर हम बात करते हैं। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था 1920 ईस्वी में पूरे देश भर में, उस वक्त ये असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए, गांधी जी से भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। और प्रभावित इतना कि जो गांधी जी कहते थे कि खादी पहनना चाहिए, स्वदेशी पर जो जोर देते थे, चरखा काटने के उद्योग पे जो जोर देते थे, तो यह खादी
पहनने के लिए यहाँ के आदिवासी समुदायों को प्रेरित करते थे। साथ ही गांधी जी कहते थे शराब छोड़ने की बात कहते थे, तो इन्होंने भी यहाँ के लोगों से कहा कि आप शराब छोड़ दीजिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं कीजिए, वस्त्र जो है खुद बना करके खादी का पहनिए। इन्होंने इन लोगों को राजी भी कर लिया था। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आज़ाद हो सकता है। यहाँ ध्यान दे समझिए, गांधी जी कहते थे कि भारत जो है सत्य और अहिंसा से ही आज़ाद हो सकता है, और अल्लरू सीताराम राजू कह रहे हैं भारत केवल बल के प्रयोग से ही आज़ाद हो सकता है, अहिंसा से तो कतई नहीं आज़ाद हो सकता है। इनका यह मानना था। अब आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे कि गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, असहयोग आंदोलन से भी प्रभावित थे, फिर आप कह रहे हैं कि वो हिंसा में बिलीव करते थे, और गांधी तो हिंसा में नहीं यकीन करते थे, अहिंसा के पुजारी उन्हें कहा जाता है। फिर ये दोनों बातें कैसे हुई? देखिए, यह जरूरी नहीं कि जब हम किसी व्यक्ति को पसंद करें, उसे चाहें, तो उसकी हर बात हमें पसंद आ ही जाए। संभव है कुछ बातें उनकी पसंद ना भी हो। में ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, आप मानते हो, या वो आपको दुश्मन मानता हो, लेकिन फिर भी आप उसके कुछ अच्छी बातों के कायल होते हो। आप कहते हो कि ठीक है, बाकी बात जो भी हो, तुम्हारी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैच्योर पर्सनैलिटी का जो है यही पहचान है कि जिससे बहुत अधिक दुश्मनी हो उसकी भी तारीफ करे, वो उसकी भी अच्छी बातों की प्रशंसा करे, और जो उसके सबसे चहेते हो उसमें भी कुछ कमी हो तो उसे भी वह स्वीकार करे, और उस कमी के साथ उस व्यक्ति को स्वीकार करे। व्यक्तिगत रिश्ते भी इससे अच्छे हो जाते हैं। तो अहिंसा में इनका बिलीव नहीं था, हिंसा में बिलीव था। क्रांतिकारी थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, छुप छुप के मारते थे ब्रिटिश के जो अधिकारी थे उनको, बावजूद ये गांधी जी से प्रभावित थे। तो इस चीज को बहुत क्लियर से ध्यान रख लेना है। अब चलिए, हमने अल्लरू सीताराम राजू पर बात कर लिया। अब जो हम बात करते हैं वह है कोमाराम भीम। इन्हें कोमराम भीम भी कहा जाता है। कोमराम भीम का आरआर मूवी में जो रोल ले रहे हैं वो जूनियर एनटीआर का जो रोल है वही है। ठीक है, अब इसे समझ लीजिए। इनका जन्म जो है कोमार भीम जिले, यानी कि अभी का जो तेलंगाना का हिस्सा है वहां पड़ता है, गोंड आदिवासी समुदाय से यह आते थे। ठीक है, इनके बारे में समझ लीजिए कि यह 1901 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो दोनों का जो आप बर्थ देखेंगे वह लगभग आसपास का ही है। उनका जो है सीताराम राजू का जो जन्म हुआ था वो 1897-98 के आसपास, और इनका जो है 1901 के आसपास। तो समकालीन हुए दोनों व्यक्ति। ठीक है, ये अनपढ़ थे, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, कोशिश की और सीखा इनको। इनके नाम पे हाल ही में तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया है, जो ये मैंने कहा ना कोमार भीम जिला, तो इनके नाम पे ही इस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रख दिया गया है। अब इनके बारे में एक घटना समझ लीजिए। हुआ क्या था कि यह तो जैसा कि मैंने बताया कि गोंड आदिवासी समुदाय से आते थे। यहाँ जो जमींदार था, खेती करवाता था इस आदिवासी समुदाय से, तो वह क्या करता था, जमीन कई बार हड़प लेता था। यहाँ यह हैदराबाद निजाम के अंतर्गत आते थे। हैदराबाद निजाम का शासन था, तो निजाम के शासन के खिलाफ भी इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या हुआ इस कहानी में समझिए कि हैदराबाद निजाम का शासन था। अब इनके नीचे जो व्यक्ति हैं, जमींदार हैं या कोई है, वह व्यक्ति क्या करता है, इनकी जमीन को हड़प लेता है, कोमाराम भीम की जमीन को हड़प लेता है। यह क्रांतिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति यह क्या करते हैं, उस व्यक्ति को, निजाम का जो आदमी था, जो व्यक्ति था उसको मार देते हैं। अब जब उसको मार देते हैं तो निजाम का आदेश होता है इनको पकड़ने का, इसको पकड़ के मृत्युदंड देने का। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ से, जो अभी का तेलंगाना है वहाँ से, उस वक्त आंध्र प्रदेश, वहाँ से वो भाग जाते हैं। और भाग करके कहाँ पहुँच जाते हैं, असम में। सोचिए, वहाँ से साउथ से असम पहुँच जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, और असम में जा करके ये एक चाय बागान में काम करने लग जाते हैं। उसी वक्त जब ये चाय बागान में काम कर रहे होते हैं, उसी समय झारखंड में मुंडा विद्रोह चल रहा होता है, और झारखंड के मुंडा विद्रोह से ये प्रभावित होते हैं काफ़ी, उसके बारे में जानते हैं। वहीं जाकर के ये पढ़ना लिखना भी सीखते हैं, कोशिश करते हैं चीज़ों को जानने के बारे में। 1940 ईस्वी में ये वीरगति को प्राप्त कर गए। विद्रोह में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई। निजाम सरकार के खिलाफ प्रतिरोध क्या इन्होंने किया, जरा इसको अब हम डिटेल से देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। निजाम सरकार ने मवेशियों को चराने और खाना पकाने के लिए जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने वाले लोगों से बम ब्रम
डुपा पेट्टी के नाम पे कर वसूल करना शुरू कर दिया। तो इनका कहना था कि आप जो है आदिवासी समुदाय से टैक्स नहीं लीजिए, आदिवासी समुदाय से टैक्स नहीं लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? तो यह कह रहे हैं ये बात कि जल, जंगल और जमीन पर किसका अधिकार है? आदिवासी समुदाय का। अभी भी ये डायलॉग सुनते होंगे आप, काफी चर्चा में रहता है, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा। आदिवासी समुदाय के जो अधिकार की बात करने वाले सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके आलेख में भी आपने बार बार पढ़ा होगा, उनके मुख से भी बात सुना होगा, जल, जंगल, जमीन। तो जल, जंगल, जमीन का कॉन्सेप्ट देने वाले कोई और नहीं, कोमाराम भीम ही थे। तो इन्होंने यह बात कही कि जल जो है, जंगल है और जमीन है, यह प्राकृतिक संसाधन है और आदिवासी ही मूलवासी हैं यहाँ के, इसीलिए इस पर आदिवासियों का अधिकार है, इसीलिए इस पर आप टैक्स उनसे नहीं लीजिए, जो टैक्स लगाया जा रहा था हैदराबाद निजाम के द्वारा। भीम ने इस कर संग्रह के विरोध में आदिवासी लोगों के बीच जल, जंगल, जमीन का संदेश फैलाया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। उन्होंने आदिवासी लोगों को हथियार से लड़ने के लिए प्रशिक्षित भी किया। ये ट्रेनिंग देते थे, कुछ लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों का एक ग्रुप बनाते थे और हथियार से कैसे लड़ा जाए उसकी ट्रेनिंग भी दिया करते थे। काफ़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी इनकी भी थी। गोंड और कोया समुदायों को गुरिल्ला सेना के रूप में ये भी तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, वहाँ पर जो है राजू, वो भी तैयार कर रहे हैं, वो भी वहाँ के आदिवासी समुदाय को गुरिल्ला सेना के रूप में तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है कोमाराम भीम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उनके प्रयासों के बावजूद निजाम की सेना ने कबायली प्रतिरोध को कुचल दिया, यानी कि जो गुरिल्ला प्रतिरोध हो रहा था उसको कुचल दिया गया और जोड़ा घाट के जंगल में उनके हाथों भीम की मृत्यु हो गई। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 1940 ईस्वी में ये वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो इस चीज़ों को जरा आप समझिए डिटेल से। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गुरिल्ला सेना यहाँ ये भी कर रहे हैं, ये भी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। वहाँ जो सीताराम राजू थे वह भी आदिवासी समुदाय के बीच जाके रहते। ध्यान रखना है कि वो ट्राइबल नहीं थे, वो ट्राइबल के बीच जाके रह रहे थे सन्यासी बनने के बाद। ठीक है, तो इन दोनों में काफ़ी समानताएं हो रही थी, काफ़ी समानताएं देखी जा रही थी। बहुत दिनों तक ये लोग जो है ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए गायब भी हो गए थे, ठीक है, भूमिगत हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ पर ये लगा राजा मौली साहब को कि क्यों ना इस दोनों कैरेक्टर को उठाया जाए, कुछ कल्पनाएं जोड़ी जाए और एक ज़बरदस्त फिल्म बढ़िया सा तैयार कर दिया जाए। तो वही किया भी गया है। ठीक है, तो यह था पूरा चर्चा। इसमें फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको जो ध्यान रखना है, दोनों शख्सियत के बारे में अच्छे से ध्यान रख लीजिए। खास करके रंपा विद्रोह जो है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि संभव है इसमें जो अगर प्रश्न आता है तो वह रंपा विद्रोह से आ सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।